सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है और सीबीआई की जांच की आंच जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए किरदारों के बयान किसी भूल भुलैया की तरह ही घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सुशांत की मौत से जुड़े हुए किरदार सीबीआई के सामने अलग अलग बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है और उनके बयानों में कैसा विरोधाभास है, इस रिपोर्ट में आप जानिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की कमान जब से सीबीआई ने अपने हाथ में ली है तब से केस की एक एक कड़ी जुड़ती दिख रही है। लड़ियों की शक्ल में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव बचनेर ये वो चार किरदार हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस की मिस्ट्री में अहम साबित हो सकते हैं। और इसीलिए सीबीआई ने इनके बयान दर्ज किए क्योंकि उनके बयानों में छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। सुशांत के घर रह रहे मिस्ट्री के किरदार सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयानों में बहुत बड़ा अंतर मिला है, जो कि आशंका पैदा करता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे छोटे मोटे नहीं बल्कि कई गहरे राज छिपे हैं। ये देखिए बयानों में अंतर नंबर 1। नीरज का दावा है कि जिस वक्त सुशांत का दरवाजा नहीं खुल रहा था उस वक्त सिद्धार्थ बिल्कुल परेशान नहीं था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान था। बयानों में अंतर नंबर 2। नीरज का दावा है कि चाबी बनाने वाले ने जब दरवाजे का लॉक तोड़ दिया तो उसके बाद भी सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले के जाने का इंतजार किया, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि वो चाबी बनाने वाले के जल्दी जाने की बात कर रहा था। बयानों में अंतर नंबर 3। नीरज का दावा है कि जब दीपेश ने बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो सिद्धार्थ ने 2 बार सुशांत के नंबर पर फोन किया, जबकि 1 बार दरवाजा खटखटाया। जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो लगातार सुशांत का दरवाजा पीट रहा था। बेमेल बयान नंबर 4। सीबीआई को पूछताछ में इस बात पर बयानों में कई अंतर मिला है कि आखिर सुशांत के कमरे में कौन पहले घुसा। बयानों में अंतर नंबर 5। नीरज ने बताया कि जब दरवाजा खुला तो सुशांत का चेहरा खिड़की की तरफ था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश ने बताया कि चेहरा दूसरी तरफ था। बयानों में अंतर नंबर 6। सीबीआई पूछताछ में अलग अलग बयानों में अंतर देखने को मिले क्योंकि हर कोई सुशांत के कमरे में पहले घुसने का दावा कर रहा था। बेमेल बयान नंबर 7। नीरज सिंह ने अपने बयान में कहा कि 13 जून को सुशांत उदास लग रहे थे। उन्होंने रात का खाना नहीं खाया, सिर्फ मैंगो शेक पिया और उस रात को जल्दी सो गए। जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि 13 जून की रात सुशांत बिल्कुल ठीक लग रहे थे। बेमेल बयान नंबर 8। नीरज ने बताया कि 8 जून को घर छोड़ते वक्त रिया परेशान थी। सुशांत अपने कमरे में बैठे रहे, वो रिया को बाहर छोड़ने नहीं आए। जबकि सिद्धार्थ ने बताया कि रिया एकदम सामान्य थी और जाते वक्त रिया ने कहा कि वो फिर वापस आएंगी। सीबीआई जांच के सारे चश्मदीदों और सारे किरदारों को टटोल रही है। जाहिर सी बात है कि सच चाहे जितनी भी परतों के नीचे दबा हो, आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान बीएल वोरा साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जो कि लगातार इंडिया न्यूज पर बड़े खुलासे कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। सुनील, अब जिस तरीके से सीबीआई की टीम जांच आगे बढ़ा रही है, अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का जिक्र हो रहा है। अब ऐसे में जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी बुक्स के जरिए, उनके डायरी के जरिए, उनके चैट्स के जरिए और साथ ही आसपास जो लोग रहते थे उनके जरिए सुशांत के दिमाग को पढ़े जाने की जरूरत है और ऐसा अब किया जाएगा। आपके साथ सुशांत ने अपनी कुछ बातें शेयर की क्या? सुशांत सिंह राजपूत को ये एक मानसिक उनका संतुलन ठीक नहीं है, ये अगर घोषित करने जा रही तो ये सबसे बड़ा गलत काम सीबीआई कर रही है। आप समझिए, सुशांत सिंह राजपूत मेंटली एक स्ट्रांग बंदे थे, फिजिकली स्ट्रांग बंदे थे। नहीं, सीबीआई ये साबित नहीं करने जा रही है सुनील जी। सीबीआई सुशांत के दिमाग को पढ़ना चाहती है, समझना चाहती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर बीमार थे। बार बार ये दावे हो रहे हैं कि खुदकुशी की, डिप्रेशन में आकर, इसीलिए दिमाग को पढ़ने की जरूरत है। जरा भी नहीं। मैं ये मानता हूँ कि ये मर्डर है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वक्त आएगा तो मैं एक एक चीज खोलूंगा।
आज संदीप सिंह का स्टेटमेंट में कुछ फर्क आ रहा है। मैं खुलासा एक करना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं। ये डॉक्यूमेंट में क्या है बताता हूं। लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जहां पे संदीप विनोद कुमार सिंह एक डायरेक्टर है और जाफर मेहंदी शेख एक डायरेक्टर है। जाफर मेहंदी शेख जो एक डायरेक्टर है, उन्होंने दिशा की मौत के बाद इंस्टाग्राम पे ट्वीट ये मैसेज किया था, यू विल बी विथ अस फॉर एवर यार। यानी जाफर मेहंदी शेख जो संदीप विनोद कुमार सिंह के डायरेक्टर दोनों दोस्त हैं जो कंपनी फ्लोट की है। तो यहाँ पे लिंक बहुत क्लियर मिलता है, दिशा, संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत। ये लिंक बहुत क्लियर है कि संदीप सिंह को मालूम था कि दिशा का मर्डर हुआ है और ये मैसेज सुशांत को मिल गया है। अब उनके दोस्त को जब ये मालूम है, ये लिंक है, ये तीनों के बीच में लिंक दिख रहा है और इसी कारण इनको मारा गया, मार के इनको टांगा गया है। अब जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में बात हो रही है, लेकिन सुनील जी, कोर्ट तो सबूत मांगता है। अगर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। किसने मारा, क्यों मारा, उसका मोटिव क्या था, अब कौन इसके पीछे हो सकता है, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। अब साथ ही साथ बीएल वोहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे नजदीक से और सॉल्व भी किए होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये केस इतना ज्यादा पेचीदा क्यों लग रहा है? 70 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है। आम लोग भी ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कुछ तो लिंक है। तो मुंबई पुलिस पहले दिन से क्यों कह रही थी कि लिंक नहीं है? महाराष्ट्र सरकार क्यों कह रही थी कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लिगेचर मार्क है वो यहां ना होकर यहां दिखता है। जूस का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिलता। गर्दन की हड्डी नहीं टूटी होती जो कि फांसी लगाने पर अक्सर टूट जाया करती है। और सबसे बड़ी बात, मौत के टाइमिंग का जिक्र नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पेचीदा केस हो गया है और ये इसका सिंपल कारण ये है कि मुंबई पुलिस ने ईमानदारी से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। देखिए, जब सुसाइड होता है तो सीआरपीसी में 174 सेक्शन के अंदर एक इंक्वेस्ट होती है। अब इंक्वेस्ट में ये साबित करना होता है एविडेंस देख के सुसाइड है या मर्डर है या क्या है। उन्होंने दुनिया भर के और लोगों के बयान लेने शुरू कर दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। 2 महीने से कोई केस रजिस्टर फाइनल नहीं किया, मतलब या कहते सुसाइड है या कहते मर्डर है, वो भी नहीं किया। जब पटना पुलिस के लोग आए तो उन्होंने उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं किया, क्वारंटीन कर दिया बल्कि एसपी को। तो मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र सरकार के दबाव में आके, बड़ा फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ, उनके पॉलिटिशियंस के दबाव में आके, बॉलीवुड के दबाव में आके खामखा इसको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। सर, कौन ये राजनेता हो सकते हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? और बॉलीवुड में ऐसे कौन दबंग हो सकते हैं, कौन से मूवी माफिया हो सकते हैं जिनके प्रेशर में आकर मुंबई पुलिस जांच को भटकाए या फिर जांच में लापरवाही करे? तो डेफिनेटली है ही। आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही, पिछले वक्ता जो बोल रहे थे उनका कहना कि मर्डर है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये तो हर कोई अपनी बात कहने जा रहा है कि सारे डिटेक्टिव बने हैं। कोर्ट तो पुलिस जो है वो तो एविडेंस चाहिए। और एविडेंस सब मिलेगा जब सीबीआई तफ्तीश करेगी। लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, और एविडेंस से याद आया मुझे, दिशा सालियान अपनी बालकनी से नीचे गिरती हैं, धक्का किसी ने दिया या खुद से वो जो उन्होंने जंप किया, ये जांच का विषय है। लेकिन सर, इस तरह की केसेस में सबसे पहले सामान जो प्राइवेट होता है वो जब्त कर लिया जाता है। मोबाइल फोन सबसे पहले आता है, क्योंकि कोई शख्स किसी के इतना करीब नहीं होता जितना कि हमारा मोबाइल फोन होता है। दिशा का मोबाइल फोन उनकी मौत के बाद 1 हफ्ते तक एक्टिव रहा। यही हमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के टाइम भी देखा। जो सामान इकट्ठा करने के लिए एक पॉली बैग होता है ब्लैक कलर का, जिसमें कुछ भी विजिबल नहीं होता, जबकि मुंबई पुलिस एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में ले रही है, हरे रंग का कपड़ा दिख रहा है। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। सर, नहीं होता ऐसे, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। इसका मतलब है गड़बड़ है कहीं पे। और बॉम्बे पुलिस जानबूझ के छुपाने की कुछ कोशिश कर रही है। लेकिन वो क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, यही सीबीआई की टीम लगातार खंगालने के लिए जुटी हुई है, लगी हुई है। डॉक्टर पंकज कुमार, मुझे बताइएगा, डिप्रेशन में वो कौन सी स्टेज होती है जब एक शख्स को लगने लगे कि हाँ, मुझे जिंदा नहीं रहना है, सुसाइड कर लेना है, किसी से बात नहीं करनी है? क्योंकि जो हाउस मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, वो बता रहे हैं कि सुशांत अकेले ज्यादा रहते थे अपने घर में।
3 प्रकार की स्टेज पाई जाती हैं, मोटा मोटे तौर पर हम बात करें। पहली होती है माइल्ड स्टेज, जो कि नंबर 2 मॉडरेट, नंबर 3 होती है सीवियर स्टेज। हाँ, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक चीज और इसमें ऐड करूंगी। जितने भी वीडियोस, जो भी इंटरव्यूज सुशांत सिंह राजपूत के सामने आ रहे हैं, उनमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखता कि वो डिप्रेशन के मरीज थे। वो बहुत जिंदा दिल, बहुत मस्ती से भरे हुए उनके वीडियोस हैं, बहुत ही जिंदा दिली के साथ, बहुत ही ज्यादा लाइवली उनकी जिंदगी नजर आती है, और वो जवाब भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो क्यों बदला? तो ये सारे कहना चाहूंगा कि 3 मोटे मोटे स्टेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन में। उसका होता है डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स, वो नंबर 4 होता है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जो व्यक्ति माइल्ड डिप्रेशन में होता है वो सुसाइड नहीं करता है, और जो मॉडरेट में होता है वो चांस कम होते हैं, पर सीवियर और वाला व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, काफी कर भी लेता है, ये कॉमनली पाया जाता है। पर जो हमें समझना होगा कि माइल्ड डिप्रेशन के मरीज हल्की फुल्की उदासी महसूस करते हैं, थोड़ी मोटी परेशानी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं महसूस कर पाते हैं। उसके बनिस्पत जो पेशेंट है, सीवियर कैटेगरी के पेशेंट हैं, वो जो सुसाइड ज्यादातर देखा करते हैं, वो लोगों से बात करना खत्म कर देते हैं, उनकी दिनचर्या खत्म हो जाती है, अपने में रहते हैं, जोश खत्म हो जाता है, नींद की खराबी हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, लोगों से बात करना कम होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने आप को फिट नहीं रख पाते हैं। अच्छा, जितने सिम्टम्स आप बता रहे हैं ना डॉक्टर पंकज, जितने भी सिम्टम्स आप बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस में कहीं से कहीं तक भी वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या डिप्रेशन में ऐसा भी कुछ होता है कि अंदर इस तरीके का अंतर्द्वंद चल रहा हो, और बाहर से लोग खुद को बहुत ज्यादा खुश दिखाएं, बहुत ज्यादा जिंदा दिल दिखाएं? क्या ये संभव है? ऐसा देखिए, डिप्रेशन में बहुत वैरायटी मिल सकती है, वेरिएशन बहुत मिल सकती है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। मैंने पेशेंट देखे, इसलिए मैं एक्सपर्ट कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर जनरल अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के मरीज अक्सर ऐसे नहीं दिखते हैं। जैसा अगर आप बोल रहे हैं वो वीडियो किस समय की है, जिस समय की डिप्रेशन सुसाइड की है, उसके पहले की है, जल्दी की है, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत समय का गैप नहीं है। तो डिप्रेशन के मरीज सुसाइड करेंगे वो अक्सर ऐसे नहीं पाए जाते जैसे आप बता रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान लगा देता है। बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। हाँ, शारदा जी मुझे बताइएगा, क्योंकि 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सीबीआई ने बहुत बाद में इस केस में जांच की शुरुआत की है। अब इतने दिन बीत जाने के बाद, चाहे वो सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे हों, चाहे सुशांत के फ्लैट की छत पर पहुंचे हों, बालकनी में पहुंचे हों, सीढ़ियों में पहुंचे हों, सर कुछ सबूत तो ऐसे होंगे ना जो कि वक्त के साथ खुद से नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मॉनसून का सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है। अब क्या ये संभव है कि कुछ सबूत खत्म हो गए हो और कुछ सबूत जानबूझकर खत्म कर दिए गए हो, जो कि सीबीआई की जांच में रोड़ा बनकर साबित होंगे? दोनों ही स्थितियां पॉसिबल हैं। आप देखिए, मान लीजिए उन्होंने कोई टेबलेट लिया, उसका फॉइल नीचे फेंका, तो वो फॉइल कुछ सीज किया गया, मान लीजिए कुछ फॉइल बचता तो वो फॉइल ले जाया जा सकता था। लेकिन चूंकि सीन ऑफ क्राइम को गार्ड ही नहीं किया गया और उसमें आवाजाही लोगों की लगी रही, तो उसमें से कौन आदमी क्या चुनकर वापस लेके चला गया, लेके भाग गया, कोई कहा नहीं जा सकता। इसी कोई प्रकार वीडियोग्राफी भी नहीं थी सर इस तरह के केसेस में, जो हाई प्रोफाइल केस हो, उसमें तो पहले दिन से ख्याल रखा जाता है ना कि एक एक एविडेंस को हम बहुत समेटें, बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाएं। वीडियोग्राफी कम से कम होनी चाहिए थी उस दिन की। स्टेप का वीडियोग्राफी होना चाहिए। शारदा जी, मान लीजिए कुछ बाल नोचे गए हों या शरीर के ऊपर, जी हाँ, मान लीजिए कुछ बाल नोचे गए तो कुछ बाल के टुकड़े हमको नीचे जमीन पर मिल सकते थे, या दीवालों पर कोई निशान हो, या कहीं पर खरोंच के निशान हो कपड़ों में। तो इन सब चीजों को डिटेल से देखा जा सकता है अगर सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्टेड है। लेकिन चूंकि सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्टेड नहीं था, इसलिए आज की डेट में कहना मुश्किल है कि क्या मिल सकता है क्या नहीं। फिर भी मैंने सुना है कि सीबीआई को कुछ वहां पर कुछ क्लूज मिले हैं, उन्होंने कुछ क्लूज इकट्ठे किए हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई को कुछ क्लूज मिले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 70 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि अब सब्र जवाब सभी का दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच हम सभी के सामने आना चाहिए। और सुशांत केस में सीबीआई का शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई मुंबई पुलिस के एक और अधिकारी से पूछताछ करने की तैयारी अब कर रही है। डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से भी पुलिस सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने साथ ही साथ डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को भी नोटिस जारी किया है, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। सुशांत केस की जांच कर रहे थे डीसीपी
अभिषेक त्रिमुखे, और ये वही त्रिमुखे हैं जिन्होंने रिया से फोन पर बात की थी। रिया का कॉल इनके पास पहुंचा था और कई बार दोनों के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही साथ डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से भी पूछताछ की तैयारी सीबीआई की है। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ मुंबई से लाइव। अभिषेक, डीसीपी परमजीत सिंह दहिया और साथ ही साथ अभिषेक त्रिमुखे, अब दोनों की क्या हम कहें कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सवालों के जवाब इन दोनों को भी देने होंगे, और खासतौर से त्रिमुखे जो कि रिया के साथ संपर्क में लगातार थे। बिल्कुल, देखिए अगर दोनों की गलती होगी तो बिल्कुल मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि देखिए जाहिर सी बात है एंड तक, यानी जब तक सीबीआई क्वारी नहीं गई थी तब तक मुंबई पुलिस लगातार कहती रही कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सुसाइड है, कोई भी दूसरा एंगल नहीं निकाला सकता। लेकिन देखिए सीबीआई आ चुकी है, सीबीआई पूरी तरह से फॉर्म में है, एक्शन में है, किसी भी तरीके से किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि वह सीबीआई चाहती है कि जब गिरफ्तारी किसी को अगर करे, कोई आरोपी को पकड़े, तो उनके पास ऐसे सबूत हो ताकि वह कम से कम, देखिए ये बात समझना होगा कि सीबीआई को पता है कि टेढ़ी खीर है, क्योंकि उन्हें आगे कोर्ट में कम से कम इस केस को लड़ना होगा और आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलवानी जरूरी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आरोपी को अरेस्ट कर, लेकिन पहले ही दिन ओपन एंड शट केस बताया गया, दोनों ही केसेस में सुसाइड कह दिया गया। बीएल वोहरा साहब से मैं जानूंगी, पूर्व डीजीपी के तौर पर जब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, सर मुझे बताइएगा, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे मुंबई पुलिस के लापरवाह रवैये को लेकर। अगर ये दोनों ही डीसीपी अगर इस मामले में लापरवाह पाए जाते हैं तो क्या हम ये समझें ये संभव है कि कोई एक्शन लिया जाए? अगर पाए जाते तो पहली बात तो ये है कि इनसे पूछा जाएगा, और ये नॉर्मल एक रूटीन है, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है शुरू से, उनसे वो पूछेगी सीबीआई कि आपने क्या क्या स्टेप लिए, कैसे लिए, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कहाँ एविडेंस कलेक्ट किया आपने, एक तो वो देखना होगा। लेकिन अहम बात जो सीबीआई जानना चाहेगी, और वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, शायद ही बताएं, कि क्या उनपे किसी तरह का कोई दबाव था, क्या उनको सीनियर अफसरान ने या कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा था कि इस केस को ऐसे मोड़ दे दो या उस केस को ऐसे मोड़ दे दो। और अब इस केस में अगर कोई जानकारी उन्हें देने की कोशिश भी कर रहा था तो मुंबई पुलिस की तरफ से कह दिया जा रहा था कि जांच पूरी हो गई है, अब हमें किसी भी एलिमेंट की जरूरत है नहीं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रेशर कहीं ना कहीं से था और लापरवाही लगातार हो रही थी, चाहे वो फोन को छोड़ देने वाली बात हो, दिशा की मौत के 1 हफ्ते बाद तक फोन एक्टिव रहा हो, या फिर वो सबूतों को इकट्ठा करने की बात ही रही हो। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक शर्मा, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़े लगातार तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ एक्सक्लूसिवली। आपका बहुत बहुत